सभी फाइनल कंफर्मेशन दे दो कि वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियरली तुम लोगों के पास जा रहा है। एक बार सभी फाइनल कंफर्मेशन दे दो कि वॉइस एकदम क्लियरली तुम्हारे पास जा रहा है, एंड राइटिंग जो है राइटिंग भी क्लियर है। यहाँ पे मैं कुछ राइटिंग करते हैं, ठीक है। राइटिंग क्लियर है, वॉइस क्लियर है, एवरीवन फटाफट से बोल दो, एंड साथ में रेडी भी लिख देना, ठीक है। सभी एक बार रेडी लिख दो। अच्छा, तो महा रिवीजन लिनियर एल्जेब्रा का महा रिवीजन जो हमने शुरू किया था, महा रिवीजन का लेक्चर 2 होगा लिनियर एल्जेब्रा का, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें यूट्यूब में देख रहे हो, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो महा रिवीजन सीरीज हमारे ये यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, इसमें हमने रियल का 11 लेक्चर कंप्लीट किया है। अलग अलग टॉपिक के ऊपर एक से अधिक लेक्चर भी लिया है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस के ऊपर एक ही लेक्चर हुआ है, जो हमने नेक्स्ट वीक में एक और लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। बाकी टॉपिक्स में एक से अधिक लेक्चर्स है। तो 11 लेक्चर हो गया है रियल का महा रिवीजन सीरीज में। महा रिवीजन सीरीज में अप्लाइड का भी मतलब अधिकतर जो टॉपिक्स है, सीओबी, आईई, मार्को चेन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये सब टॉपिक्स का लास्ट 6 इयर्स एंड 5 इयर्स को टारगेट करके हम लेक्चर्स को डिजाइन किया है, और वो भी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तुम यदि फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो, तो मैं बता दूं बेटा कि तुम ये जो लिनियर का लेक्चर 2 है, इसको कंप्लीट करने के बाद ये सभी लेक्चर्स को एग्जाम के पहले जरूर देख के जाना, क्योंकि वो सभी लेक्चर्स में जो पीवाईक्यूज को लेके हम पीवाईक्यूज लेके डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सीएसआई नेट का केवल पीवाईक्यू नहीं है, साथ में और भी वेरियस एग्जाम्स का पीवाईक्यू, जैसे कि टीआईएफआर हो गया, एनबीएचएम हो गया, आईआईसी बैंगलोर हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे पीवाईक्यू लेके डिस्कस कर रहे हैं। और पीवाईक्यू में से हमने वो सारे क्वेश्चंस को हम चूज कर रहे हैं जो क्वेश्चंस में यूज किए गए कॉन्सेप्ट हमारे दिसंबर 2025 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्टेड मान सकते हो, ठीक है। तो ये लेक्चर्स तुम्हें मतलब बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो जरूर ये लेक्चर्स को, ये लेक्चर करने के बाद तुम मेरी फर्स्ट टाइम देख लो तो उसको जरूर एक बार चेक कर लेना। सभी एक बार रेडी लिख दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। सभी एक बार रेडी लिख कर कॉमेंट कर दो फटाफट से। एवरीवन रेडी लिख के कमेंट कर दो, कितने सारे बच्चे जुड़े हैं आज क्लास में। मैं एक बार चेक कर लेते हैं। 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सभी एक बार रेडी लिख दो फटाफट से। एवरीवन रेडी, रेडी एवरीवन, ओके, ऑलराइट, चलो, रेडी, ओके, चलो फाइन। तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने सामने। इसके लिए तुम्हें 3 मिनट्स समय में देंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करो, स्पीड बढ़ाना है तुम्हें एग्जाम के पहले, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी रीड करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईसी बेंगलोर की द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में। चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एवरीवन ट्राई करो। मैं 3 मिनट समय दिया है, समय लो, कोई दिक्कत नहीं, समय लेके करो, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन में से बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल डिटर्मिनेंट। यहाँ पे चारों में से कौन से वैल्यू इसका पॉसिबल डिटर्मिनेंट नहीं हो सकते, ठीक है, वो तुम्हें निकालना है। डिटर्मिनेंट हो सकते हैं वो नहीं पूछ रहे, बोल रहे कि कौन से नंबर यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं हो सकते, वो तुमसे पूछ रहे हैं। अभी मैट्रिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में उसको यूज करके तुम्हें ये क्वेश्चन को करना पड़ेगा। टाइम बहता हुआ जा रहा है, फटाफट से करो, ऑलरेडी 1 मिनट चला गया। चलो, आंसर भी आना शुरू हो गया है। 2 बच्चे अभी तक आंसर दिया है, 3 4, ओके, ओके। अच्छा, कोई किसी का चैट मत देखना, मैं कमेंट कर रहा है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। जो भी आंसर दिए हो अभी तक सबका सही है, सबका सही है, अभी तक जो भी आंसर मिला है मुझे सबका सही है। कोई किसी को कॉपी मत करना, ठीक है। सभी चैट को सेल्फ चैट पे डाल दो, सेल्फ चैट पे डाल दो, ठीक। चलो, करो फटाफट से। एमडी शोएब रिव्यू करो।
ओके, और 30 सेकेंड्स है हाथ में, फटाफट से एवरीवन। चलो, ओके, टाइम खत्म। आंसर दो अभी, अभी आंसर दो, अभी आंसर दो मुझे फटाफट से। बेटा तुम्हें इसी टाइम के अंदर ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं बहुत सोच समझ के टाइम को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? तो इसी टाइम के अंदर ही तुम्हें करना पड़ेगा, इससे अधिक समय नहीं लेना है तुम्हें। आंसर बताओ मुझे अभी, आंसर बताओ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ लिख दो, आंसर हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है, जो भी हुआ है मेरे को बताओ, ठीक है? नहीं हुआ तो नहीं हुआ लिख दो, एंड हो गया तो आंसर बताओ। सभी बच्चे तो आंसर नहीं दिए हो, 10 से 15 बच्चे आंसर दिए हो, बाकी बच्चे बताओ, कुछ तो बता दो। चलो, जो भी आंसर दियो सभी ने सही आंसर दियो। देखो, मैं यहाँ पे कर देता है, तुम्हारे पास बोला जा रहा है 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स है। ईच रो हैज एग्जैक्टली वन एंट्री जो कि इक्वल टू 1 है। सभी रो के पास एग्जैक्टली यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ध्यान दो, 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स है। तो ये है अपना फर्स्ट रो, ठीक है? तो फर्स्ट रो की मैं यदि बात करें, तो फर्स्ट रो का बात यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब हर एक रो, नॉट ओनली फर्स्ट रो। तुम कोई भी आर्बिट्रेरी रो, मानो तुमने फोर्थ रो ले लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी रो तुम ले लो, ठीक है ना? इट्स योर चॉइस। जो भी लोगे, तुम्हें बोला जा रहा है कि वो रो में केवल एक ही नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा जो कि 1 है, बाकी एलिमेंट जीरो रहेगा। तो वो नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पे 10 एंट्रीज होगा। तो वो नॉन जीरो एंट्री मेरे पास यहाँ पे भी हो सकता है, वो नॉन जीरो एंट्री मेरे पास यहाँ पे भी रह सकता है, वो नॉन जीरो एंट्री मेरे पास यहाँ पे भी रह सकता है। जो भी जगह में रहे, मेरे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो भी जगह में वो नॉन जीरो एंट्री आएगा, अदर जगह में जीरो एंट्री आएगा। आई रिपीट, बोला जा रहा है कि इट हैज एग्जैक्टली वन एंट्री जो कि इक्वल टू 1 है। एकमात्र एंट्री है जो कि नॉन जीरो है, जो कि इक्वल टू 1 है, एंड बाकी रिमेनिंग 9 एंट्रीज जो है वो है जीरो के बराबर। अभी तुम्हें बोला जा रहा है कि इन चारों में से कौन से वैल्यू इसका डिटर्मिनेंट के बराबर नहीं हो सकते। और डिटर्मिनेंट की बात जब आएगा, तब तुम्हारे दिमाग में प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जरूर आना चाहिए, कि मेरे पास डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है किसी एक मैट्रिक्स का, इट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट? अभी ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पे इसको करने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे जर्स गोरिन थ्योरी यूज करेंगे। तो जर्स गोरिन थ्योरी क्या बोलता है? जर्स गोरिन थ्योरी हमें यही बोलता है कि मेरे पास ये जो, देखो, ये जो बात मैंने बताया ये तो फर्स्ट रो के लिए बताया ना, लेकिन ये तो हर एक रो के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि ईच रो में मेरे पास सेम घटना होगा, कि एक ही नॉन जीरो एंट्री मिलेगा, बाकी जीरो एंट्री मिलेगा। यानी कि मैं ये कहना चाहते हैं कि मेरे यहाँ पे हर एक रो में जो एब्सोल्यूट रो सम की मैं यदि बात करें, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो है, तो इसका R1 से मैं डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट रो सम। एब्सोल्यूट रो सम क्या होता है, कि मेरे पास फर्स्ट रो में एंट्री क्या क्या होता है, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n A21 A22 A23 डॉट 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 A2n, ऐसे करके AN1 AN2 डॉट 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 ANn, ये होता है मैट्रिक्स। तो मैं यदि फर्स्ट रो की बात करें, तो मॉड ऑफ एब्सोल्यूट रो सम, यानी कि मॉड ऑफ A11 प्लस मॉड ऑफ A12, ठीक है,
प्लस डॉट 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 प्लस मॉड ऑफ A1n। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं यदि ये क्वेश्चन के अनुसार चेक करें तो मेरे पास ये हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो की मैं यदि बात करें, फर्स्ट रो में मेरे पास एक ही नॉन जीरो एंट्री होगा 1 एंड बाकी जीरो एंट्री होगा 0। तो दैट्स वाई मेरे पास फर्स्ट रो में ये जो मैंने साम लिखा है, एब्सोल्यूट रो साम मैंने किया फर्स्ट का, वो मेरे पास क्या हो गया 1 हो गया। ऐसे करके मैं यदि अदर्स जो रो है, जैसे कि मैंने R1 को बता दिया कि भाई ये 1 है, तो जैसे ऐसे करके मैं यदि R2 की बात करें, R3 की बात करें, डॉट 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 R कितने सारे और रो बचा रहेगा, यहाँ पे 10 तक रो है। तो ये सभी रो का एब्सोल्यूट रो सम क्या होगा, तुम मुझे बताओ। एब्सोल्यूट रो सम क्या होगा, 1 होगा, सभी का 1 होगा, सभी का 1 होगा, सभी का 1 होगा। अभी जर्स गुरिन थ्योरी, जी थ्योरी क्या बोलते हैं, जर्स गुरिन थ्योरी में ये बोलता है कि आइगन वैल्यूज जो है यानी कि स्पेक्ट्रल जो है, ठीक है ना, वो कभी भी अपना एब्सोल्यूट रो सम को एक्सीड नहीं करेगा। मतलब मेरे पास इसका आइगन वैल्यू, ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू λ1, λ2, λ3 डॉट 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 λ10, 10 आइगन वैल्यूज आर देयर, क्योंकि 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स है, राइट। 10 क्रॉस 10 का ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 10 क्रॉस 10 का। तो ये आइगन वैल्यूज बाय जी थ्योरी, जी थ्योरी हमें क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं, यानी कि जस्ट गुरिन थ्योरी, जस्ट गुरिन थ्योरी हमें ये बोलते हैं कि जो आइगन वैल्यूज है वो कभी भी मैक्सिमम रो सम, यानी कि मेरे पास मैक्सिमम रो सम मतलब मैक्सिमम रो सम, यानी कि मेरे पास जो रो सम है, एब्सोल्यूट रो सम की मैं यदि बात करें, एब्सोल्यूट रो सम, तो R1 R2 R3 डॉट 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 R10 इनमें से जो मैक्सिमम है, अभी यहाँ पे लकीली हमारे पास सभी 1 मिल गया, तो मैक्सिमम भी 1 होगा। तो ये कहते हैं कि इसका जो आइगन वैल्यूज है वो कभी भी 1 को एक्सीड नहीं करेगा। मतलब हर एक आइगन वैल्यू λ1 बोलो, λ2 बोलो, डॉट 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 λn 10, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 को कभी एक्सीड नहीं करेगा। यानी कि मेरे पास मैं यदि लैम्डा आई बोली लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 डॉट 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 10, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, सभी आइगन वैल्यू मेरा इसके अंदर रहेगा। 1 रेडियस का एक, ऐसे मैंने एक स्पेक्ट्रल 1 रेडियस स्पेक्ट्रल रेडियस लेके मैंने ये बना दे, तो मेरे पास ये रियल में है, रियल में है कॉम्प्लेक्स में, देख लेते हैं। इज अ मैट्रिक्स क्रॉस टू मैट्रिक्स, कुछ दे नहीं रखा है, हम कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, रियल भी ले सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ही ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब सभी जो आइगन वैल्यूज है वो मेरे पास इस 1 रेडियस का इसके अंदर रहेगा। अभी मेरे पास दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा λ1 λ2 डॉट 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 λn, ऐसे हो जाएगा बेटा। अभी मेरे पास एक चीज नोटिस करो कि ये मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ये मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 है, डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 है फॉर ईच। तो जब ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 कैसे संभव है, इट कैन नेवर बी पॉसिबल, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज गिव्स टू डिटर्मिनेंट हर एक आइगन वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है। गॉट इट बेटा, क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, नॉट ओनली दैट, ये जो मेरा स्पेक्ट्रल रेडियस बन गया ना, ये स्पेक्ट्रल रेडियस है, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वो कुछ भी ले सकते हैं, ये है 1, ये है -1, इसके अंदर रहेगा, मतलब ये लेस देन होके मैक्सिमम -1 तक जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरी स्पेक्ट्रल रेडियस की बात करें, क्लास में हुआ था ये। दैट्स वाई मेरे पास ये जो है, ये भाई साहब मेरा डिटर्मिनेंट की मैं यदि बात करें, ये कभी भी 10 नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता उसको हमें ठीक करना है। बाकी यहाँ पे 0 हाँ खूब हो सकता है, तुमने 10 cos 10 इतने बड़े कौन लिखे, कॉन्सेप्ट को समझ लो, 10 की जगह पे तुम ना 4 ले लो या 2 ले लो, 0 हो गया ना। अभी इसी को ही जब तुम 10 करोगे, इसको ऐसे 10 तक लिखो, फिर ये सभी को 0 कर दो, बस हो गया, ठीक है। ऐसे करके तो ये मेरे पास हो सकता है, ये पॉसिबल, जो हो सकता है उसको हम ठीक नहीं करेंगे। जैसे कि -1 क्या ये हो सकता है, खूब हो सकता है, ये -1 हो जाएगा, तो इसी को या भी एक्सटेंड कर दो। अच्छा, यहाँ पे -1 है ना, तो यहाँ पे सभी को डायगोनल पे 1 लगा दो, ठीक है ना, बस हो गया -1। तो ये पॉसिबल है, जो पॉसिबल है वो हम ठीक नहीं करेंगे। ऐसे करके 1 तो मेरे पास आइडेंटिटी लेने पर भी, आइडेंटिटी ले लो तो मेरे पास 1 आ जाएगा।
ये भी पॉसिबल है, जो पॉसिबल है बोलना ठीक ना करे, जो पॉसिबल नहीं है वो ठीक करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इज इट ओके? परमुटेशन से तुम नहीं कर पाओगे मेनली। परमुटेशन क्या कहते हैं? परमुटेशन ये कहते हैं कि मेरे पास, ध्यान से देखो, परमुटेशन ये कहते हैं कि मेरे पास फर्स्ट एंट्री में, मैं 3 क्रॉस 3 लेके बात करें, फर्स्ट एंट्री में मेरे पास यदि 1 आ जाए तो सेकेंड एंट्री में इसके नीचे 0 ही आएगा। इस रो, इस कॉलम में मेरे को 0 ही आएगा। मेरे इस कॉलम में यदि 1 आ जाए तो इस कॉलम कंप्लीट हो गया, वो 0 ही आएगा, 1 नहीं आ सकते। सिमिलरली रो में भी मेरे इस रो में 1 आ गया तो इस रो में यहाँ पे 1 नहीं आ सकते। हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आना भी संभव नहीं है, लेकिन परम्यूटेशन से क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे, ध्यान दो, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, थोड़ी देर पहले मैंने इरेज कर दिया। मैंने एक एग्जांपल लिया था 1 0 0 0 1 0 0 0, बाकी सभी को 0 0 0 0 0 0 0 0 कर दो, सॉरी 0 1 0 0, जो भी करना है तुम करो, अपने अकॉर्डिंग डायगोनल पे 1 दे दो, जो भी करो। तो ये मेरे पास परम्यूटेशन थोड़ी ना हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 1 दिया, यहाँ पे भी 1 दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परम्यूटेशन मतलब एक रो में एक ही एलिमेंट 1 मिलेगा नॉन जीरो, एंड एक कलम में वही नॉन जीरो होगा, बाकी कोई नॉन जीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो खूब हो सकता है। मैंने मानो सभी को ही ना क्या किया, इस क्वेश्चन में सभी को मैंने ऐसे दे दिया, मेरी मर्जी, सभी को मैंने, ठीक है ना? तो ये भी एक्सेप्टेबल है यहाँ पे, लेकिन परम्यूटेशन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पे एक बार भी नहीं बोला कि तुम एक बार एक लिख दिया तो उसके नीचे तुम एक नहीं लिख पाओगे। मेरे को बोला जा रहा है कि मेरे पास नॉन जीरो एलिमेंट एक मिलेगा और वो 1 ही होगा, बाकी 0 होगा। तो ये तुम कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? मेहली बेटा क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? फटाफट से बोल दो बेटा, एवरीवन बता दो, एवरीवन। 33 स्टूडेंट्स हो क्लास में, एवरीवन बता दो क्लास में फटाफट से। क्लियर है क्लियर? अरे परमुटेशन से कैसे होगा? मनोज एंड मेहली, तुम क्यों? परमुटेशन मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है पहले तो वो बताओ। परमुटेशन मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है पहले तो वो बताओ। परमुटेशन मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है मनोज? परमुटेशन मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? किसको तुम परमुटेशन बोलोगे? अच्छा तुम इसको परमुटेशन बोल सकते हो, एक बार बताओ। 10 क्रॉस 10 को हटाओ, क्योंकि ये इतने बड़े मतलब लिखना मुश्किल है, कॉन्सेप्ट को समझो। अच्छा बेटा ये परमुटेशन है ना? बेटा ये परमुटेशन है? इनमें से कौन सा परमुटेशन है तुम मुझे बताना, ठीक है? इनमें से कौन सा परमुटेशन है? 2 एंड 3। 1 क्यों नहीं है? क्योंकि सर 1 कैसे होगा? सर 1 में तो अपना इस 1 के नीचे एक और 1 आ गया। परमुटेशन बोलते हैं कि भाई मेरे एक रो में एक ही नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, एंड जो रो में जो जगह में नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया उसी कॉलम में वो अकेला रहेगा नॉन जीरो, बीच में से कोई और नॉन जीरो नहीं आ सकते उसी कॉलम में, उसको बोला जाता है परमुटेशन। लेकिन यहाँ पे केवल उसने बताया कि एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा एंड बाकी एलिमेंट 0 होगा, लेकिन एक कॉलम में एक से अधिक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, उसके बारे में वो बिल्कुल भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। जैसे कि मैं अपने क्वेश्चन की तरफ यदि नजर डाले, मैं इसको अपना क्या करता है, मैं एक बार पेज को तो इरेज कर देंगे। मैं यहाँ पे एक सुविधा के लिए मैं इसको ना 10 क्रॉस 10 को ना लिख के मैं 4 क्रॉस 4 लेता है। बेटा मैं तो ये भी ले सकता है। हम्म, यहाँ पे मेरे पास क्या बोला जा रहा है, ईच रो हैज एग्जैक्टली 1 एंट्री जो कि इक्वल टू 1। हाँ भाई ठीक है, एंड रिमेनिंग 9 एंट्रीज, 9 तो नहीं, मेरे पास 3 होगा क्योंकि मैंने 4 क्रॉस 4 लिए हैं, तो रिमेनिंग 3 एंट्रीज बिंग 0। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। तो ये भी तो मेरे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होल्ड हो रहा है, जबकि ये परमुटेशन नहीं है, इसलिए परमुटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट बेटा?
चीजें बहुत ही छोटे मोटे हैं लेकिन ध्यान देने वाले विषय है। ठीक है, परम्यूटेशन को तुम यदि यूज करो क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे यूज होगा जस्ट गुड इन थ्योरी। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमें यूट्यूब में हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं बता दूं कि तुम यदि सी एस आई नेट जून 2026 को टारगेट बना के चल रहे हो कि मुझे इसी एग्जाम मतलब मेरा टारगेट है, ठीक है ना? तो ये एग्जाम का जो रेगुलर बैच है हमारे एकेडमी की तरफ से, बहुत ही जल्द इसका, कब ये इसका लॉन्चिंग डेट है वो हम मंडे को अनाउंस करेंगे। मंडे यानी कि 8 तारीख, 8 तारीख हम अनाउंस करेंगे कि कब इसका एडमिशन पोर्टल ओपन होगा। ठीक है ना, 8 तारीख एडमिशन पोर्टल ओपन नहीं होगा, इस दिन हम अनाउंस करेंगे, ये हमारे अनाउंसिंग डेट है कि हमारे एडमिशन पोर्टल ओपन कब होगा। और जिस दिन ओपन होता है उसी दिन से लेके नेक्स्ट 7 डेज उसी हमारी जो बैच है, बैच के जो रेगुलर फीस है उसके ऊपर एक वीक डिस्काउंट ऑफर भी रहता है। ठीक है, तो ये 8 तारीख को हम अनाउंस करेंगे कि कब हमारी जो बैच है वो एडमिशन जो है वो यहाँ पे शुरू होगा। तो इसके बारे में हमने कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, हमारे बैच में हम किस तरीके से क्लासेस को डिज़ाइन करते हैं, टेस्ट को यहाँ पे कैसे होता है, मॉक टेस्ट किस तरीके से यहाँ पे आता है, डेली क्लासेस कितने आवर्स का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने प्रैक्टिस सेशन के बारे में बताया। ठीक है ना, क्लासेस में थ्योरी होता है, तो यहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। बेहतर होगा तुम इस नंबर पे, हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, तुम यदि इस बैच में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, हम 8 तारीख को इसका अनाउंस करेंगे कब बैच आएगा। ठीक है, मतलब लॉन्च होगा, एडमिशन पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, तो ट्यून्ड रहो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चन का जो ये है ना, जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड मतलब मैंने देखा है टीआईएफआर के पेपर में, ये टीआईएफआर का पेपर का क्वेश्चन है टीआईएफआर। इसके इसके ऊपर मैंने 3-4 क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा के भी रखे हैं, याद करो। ठीक है ना, वो डेसिमल में करवाया था, पॉइंट वगैरह करके याद करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना दिसंबर 2025 के लिए, ये मेरा प्रेडिक्शन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये मुझे मानना है। अभी देखते हैं क्या होगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि इस थ्योरी से एक क्वेश्चन इस बार आने का संभावना संभावना जो है 98% संभावना है। सभी करो इसको फटाफट से, एवरीवन फटाफट से करो। दिसंबर में आने का मतलब बहुत पॉसिबिलिटी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि टीआईएफआर का पेपर कई बार रिपीट होता है 1 साल के अंदर। दिसंबर में टीआईएफआर का पेपर हुआ था, दिसंबर में नेट का पेपर हो रहा है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही प्रिडिक्टेड कॉन्सेप्ट है। तो सभी करो इसको, इसका समय देता हूँ मैं 3 मिनट्स, टाइम स्टार्ट नाउ। मैं आज के सेशन में ना कुछ प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आज का सेशन मैंने डिजाइन किया है। ठीक है, मैंने पेपर को थोड़ा सा एनालाइज किया, करने के बाद जो प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर लेके मैंने आज के सेशन को डिजाइन किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। ठीक है, चलो। ओके एवरीवन, देखो ये क्वेश्चन क्लास में हो गया था, अभी भी यदि इतना लेट रिप्लाई आ रहा है तुम लोगों से, तो या से तो ये तो या से तो ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि रिवीजन सही से नहीं हो रहा है।
अभी भी यदि इतना लेट रिप्लाई मिल रहा है तो रिवीजन सही से नहीं हो रहा है। क्लास में हो गया था, 33 स्टूडेंट्स क्लास में हो अभी। जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो। 33 नहीं, 32 है। जल्दी रिप्लाई करो। ओके फाइन। तो इसका आंसर मैं बता देता है, देखो एक्सप्लेन करते हैं पहले। यहाँ पे मैट्रिक्स देख के डरना नहीं है, ठीक है? ये मैट्रिक्स देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है। क्वेश्चन को देखो, बोला जा रहा है ये आइगन वैल्यूज आर ऑल नॉन नेगेटिव, एंड दूसरा है कि ये है इनवर्टेबल। पहला स्टेटमेंट को मैं यदि बात करें, आइगन वैल्यूज ऑल आर नॉन नेगेटिव, उसको चेक करने से पहले एक बार ट्रेस के ऊपर एक बार क्विक व्यू दे दो। ट्रेस मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, -2 +2, -2 +2, एंड मैट्रिक्स है 11 क्रॉस 11 का, ठीक है? अच्छा, अभी बेटा एक बात बताओ, मेरे पास मैं जब डायगोनल के ऊपर नजर दिया, जब मैं डायगोनल के ऊपर नजर दिया, तो मैंने एक चीज नोटिस किया, डायगोनल पे मेरे पास ये जो है ये आ रहा है -2 +2, -2 +2, ऐसे करके। तो मैं यदि ट्रेस की बात करें, ट्रेस ऑफ ये क्या हो जाएगा, तुम्हें 11 क्रॉस 11 तक जाना है, तो -2 +2, -2 +2, 4 बार हो गया, 5 बार, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11। अभी ध्यान दो, ये अपना ट्रेस है। तो यहाँ पे मेरे पास -2 +2, -2 +2, ऐसे 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 मैंने यदि कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा रहा अंत में जाके, कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू -2, जो कि <0। अभी देखो कि मेरे पास ट्रेस जो है, ट्रेस ऑफ ए मेरे पास मिल गया नेगेटिव। अभी यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन बता रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बता रहा है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ऑल नॉन नेगेटिव। यदि मेरे पास मैं यदि पकड़ ले कि हाँ भाई ये सही है, तो ऑल द आइगन वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव, दैट विल इंप्लाई कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज λ1 λ2 डॉट 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 λ11। तो ये सभी नॉन नेगेटिव, सभी नॉन नेगेटिव, डॉट डॉट डॉट, सभी नॉन नेगेटिव, एंड सम ऑफ नॉन नेगेटिव real number gives to a non-negative real number, but it is given that the trace of a is less than negative, so that's why it's a contradiction. That's why मैं यहाँ पे all the eigen values of a are non-negative, ये हम accept नहीं कर सकते। Got it? एवरीवन, अभी बात यहाँ पे है कि सर क्या ये इन्वर्टेबल है, और इसको करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना है स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड जो मैट्रिक्स होता है उसकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो एच डी डी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, एच डी डी में बोलो क्या बोलते हैं डेफिनेशन, मैं नहीं बताएंगे, बोलो क्या बोलते हैं डेफिनेशन, क्लास में हुआ था, एच डी डी का डेफिनेशन बताओ। मैं प्रॉपर्टी नहीं पूछा, मैं डेफिनेशन पूछा, डेफिनेशन बताओ, एच डी डी का डेफिनेशन बताओ, एच डी डी का डेफिनेशन बताओ। ए एन इज ग्रेटर देन सम ऑफ दिस, ऐसे होता है। एच डी डी का डेफिनेशन बताओ। मैं प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहा है, मैं पूछ रहा है कि डेफिनेशन, डेफिनेशन बोलो।
बिल्कुल सही। ठीक है, एब्सोल्यूट डायगोनल एंट्री जो है, जो भी मैं रो को चेक करेंगे उसके अदर एंट्री का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना, एब्सोल्यूट लेना है, तुम लोग भूल रहे हो, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? यस। यानी कि मेरे पास मैं चेक करेंगे क्या ये मैट्रिक्स मेरा एसडीडी है, क्या ये मैट्रिक्स मेरा एसडीडी है। पहला टास्क होगा मेरे को ये चेक करना, क्योंकि जब भी मैं इन्वर्टेबल देखते हैं दिमाग में एक बात स्ट्राइक होता है कि एवरी एसडीडी इज इन्वर्टेबल, एवरी एसडीडी स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेटेड एसडीडी इज इन्वर्टेबल। अभी ध्यान दो, क्या ये एसडीडी है? एसडीडी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स को बोला जाता है जब ए आई आई मॉड एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन समेशन जे इज नॉट इक्वल्स टू आई मॉड ऑफ ए आई जे। तो मैं यदि फर्स्ट रो की बात करें, क्या ये हो रहा है, मैं चेक करेंगे क्या ये हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये हो रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरा A11 क्या होगा, -2। तो उसके ऊपर जब मैं मॉड यूज करेंगे तो ये मेरे पास +2 हो जाएगा, -1 -2 का मॉड +2, एंड इट इज ग्रेटर देन रिमेनिंग एंट्रीज। ठीक है, तो रिमेनिंग एंट्रीज क्या है, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर। एंड ये जो है ये मेरे टू से छोटा है, क्योंकि ये तुम्हें यदि ये स्ट्राइक करने में दिक्कत हो रहा है तो इतना तो तुम याद करके गए होंगे कि 1/n स्क्वायर बेटा, ये जो है इसका साम क्या होता है, π²/6। एक लिस्ट बना के दे दिया था, याद करो फटाफट से। एंड π²/6 इज लेस देन 2, एंड यहाँ पे 1 से लेके 10 तक ये मेरे पास S10 है ना। मैं यदि ये जो सीरीज है इसका मैं यदि एसओपीएस निकाले, तो एसओपीएस में मेरे पास एसएन क्या होता है, S1 सॉरी, यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN। एंड ये मेरा π²/6 है, एट मीन्स एसएन मेरे पास π²/6 पे जाके कन्वर्ज किया। तो ये जो 10 तक गया दैट मीन्स ये तो मेरा S10 है। तो ये जो भी होगा लेस देन इक्वल्स टू π²/6 ही तो होगा। एंड π²/6 खुद लेस देन 2 है, यानी कि ये भाई साहब मेरा लेस देन 2 होगा। गॉट इट? तो मेरे पास यहाँ पे, मैं यहाँ से लिखेंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा दिखने में। तो यहाँ पे मेरे पास जो डायगोनल एंट्री जो है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द अदर एंट्रीज ऑफ दैट रो। तो मेरे पास फर्स्ट रो ये क्राइटेरिया को फुलफिल किया एसडीडी का। ऐसे करके मैं जब सेकेंड रो को चेक करेंगे, यहाँ पे भी सेम बात, मैं 2 को जो मोड लेंगे और यहाँ पे 1/11 स्क्वायर 1/-12 स्क्वायर तो मोड देंगे तो +12 हो जाएगा। ऐसे करके सभी जो एलिमेंट है वो भी मेरे पास, इट इज ऑब्वियस कि ये सभी एलिमेंट्स मेरा 2 से छोटा है। तो ऐसे करके सभी रो को मैं यदि चेक करें, और करना नहीं है बेटा, और करना नहीं है, देखते ही पता लगता है। ठीक है ना, राइट? तो ये मेरे पास क्या किया, इसको एंजॉय किया, इसको एंजॉय किया, and इसको एंजॉय करने वाला मैट्रिक्स को बोला जाता है एचडीडी। एंड एवरी एचडीडी मैट्रिक्स हो जाता है इनवर्टेबल। और ये थ्योरम का नाम क्या है, बताया था मैंने, ये थ्योरम का नाम क्या है, ये थ्योरम का नाम क्या है, ये थ्योरम का नाम क्या है? हाँ, लेविस डिस्प्लैंक थ्योरी। ठीक है, लेविस डिस्प्लैंक थ्योरी बोलते हैं इसको, राइट? एवरी एच डी डी इज इन्वर्टेबल, दैट्स वाई मेरे पास ये स्टेटमेंट, ये मैट्रिक्स मेरा एच डी डी, सो दैट्स वाई इट इज इन्वर्टेबल। ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एवरीवन सीसी लिख दे, कमेंट कर दो, सीसी लिख के कमेंट कर दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एवरीवन सीसी लिख दो। सीसी हो गया, चलो करते हैं एक इजी सा क्वेश्चन। इसके लिए समय देता हूं मैं तुम्हें 2 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो एवरीवन।
वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया है। एवरीवन जो भी आंसर दे रहे हो बहुत सही है। बाकी बताओ। 32 स्टूडेंट्स हो, फटाफट से बोलो क्या होगा इसका आंसर। एवरीवन। ओके फाइन। अच्छा आंसर दे दो, फटाफट से आंसर दो बेटा। जिसको भी नहीं हुआ है आंसर दो फटाफट से। जो भी बच्चा आंसर दियो सभी सही दियो, इसका आंसर सही है तुम लोग जो बताए हो। ध्यान दो, बोला जा रहा है मैट्रिक्स दे रखा है, सिंपल सा मैट्रिक्स है, आपका ट्रायंगुलर फॉर्मेट में है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सी मेरा नॉन जीरो है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे करके हाईलाइट करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सही बात है। बोला जा रहा है कि it is there exists a p such that this is diagonal, that means बोला जा रहा है कि a is diagonalizable, p inverse is diagonal means a is diagonalizable। अभी ये डायगोनाइजेबल होगा कौन कौन से यहाँ पे वैल्यूज के लिए। यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहा है कि सभी वैल्यू के लिए, ए का सभी वैल्यू के लिए होगा। ऑप्शन बी बोल रहा है कि ए का कोई भी वैल्यू के लिए ये डायगोनाइजेबल नहीं होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये होगा इफ एंड ओनली, बोथ साइड है ये, ए इक्वल्स टू सी के लिए, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ एंड ओनली ए इक्वल्स टू जीरो के लिए। अभी ध्यान से देखिए, इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि मेरे को क्या करना है, डायगोनाइजेबिलिटी चेक करना है। जब मैं डायगोनाइजेबिलिटी चेक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आवाज आ रहा है, थोड़ा सा वेट करो, मैं माइक को म्यूट करके दरवाजा को बंद करके आता है, थोड़ा सा वेट करो। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, देखो, जो मैं बोल रहा था कि मेरे को करना क्या है, इसका डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करना है। और डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए मेरे को सबसे सबसे आसान तरीका एंड सबसे सेफ तरीका होता है, तुम इसका मिनिमल से जाओ। मिनिमल से जाओ यानी कि पहले तो मेरे को इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है, जो कि आपका ट्रायंगुलर शेप में है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर। अभी इन ऑर्डर टू बी एन diagonalizable matrix, the minimal polynomial of this matrix must be x minus a, because diagonalizable matrix has a minimal polynomial as a product of linear factors। तो मेरे पास यदि ए को मैं बोल दे कि हाँ ये डायगोनलाइजेबल है, तो इसके मिनिमल पॉलिनोमियल को हर हालत में यही होना होगा। और जब ये होता है मिनिमल पॉलिनोमियल मैट्रिक्स के द्वारा ऑलवेज एंजॉय होता है, मतलब ऑलवेज सेटिस्फाई होता है। यानी कि यदि ये ऐसे हो गया तो a माइनस ए आई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स इसको एंजॉय करेगा। एंड यहाँ से मेरे पास हो जाएगा a इक्वल्स टू ए आई, यानी कि a जीरो जीरो a। और ये होने पर मेरे को यहाँ पे साफ साफ डिनोट कर रहा है कि ये जो c है, c मेरा जीरो है, जबकि बोला जा रहा है कि c मेरा नॉन जीरो है। तो यहाँ से मेरे पास ये जानकारी प्राप्त हो गया कि मैंने शुरू में ही गलत पकड़ लिया कि ये डायगोनाइजेबल है। यदि ये डायगोनाइजेबल है किसी कारण किसी एक ए के लिए, तो मेरे पास ऐसे दुर्घटना हो जाए। दैट मीन्स ये डायगोनाइजेबल नो वैल्यूज ऑफ ए, कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके कारण ये डायगोनाइजेबल होगा। दैट मीन्स ये सही है, ये गलत, ये गलत। क्लियर है सबको?
सबको क्लियर है? जोर से बोलो, क्लियर है? सबसे आसान एंड सबसे सेफ तरीका तुम मिनिमल से जाओ। गॉट इट एवरीवन? चलो फाइन, ओके। ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट समय भी बहुत ज्यादा दे दिया मैंने। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये क्या हो गया? टाइम क्यों नहीं चालू हो रहा है? टाइम चालू क्यों नहीं हो रहा है? अरे चलो करो। एवरीवन करो। फटाफट से करो। वेरी गुड। एवरीवन चलो आंसर बताओ बेटा। आंसर बताओ। वेरी गुड। देखो यहाँ पे मेरे पास बोला जा रहा है, इसको पहले हटाते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास बोला जा रहा है कि t raised to the power 5 equals to 0, यानी कि x raised to the power 5 equals to 0, इट इज एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स है 4x4 का। ठीक है, तो मैट्रिक्स है 4x4 का एंड टी रेज़ टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0 है। अभी बोला जा रहा है कि सर टी इज अ जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे टी नीड नॉट बी जीरो बट टी स्क्वायर जीरो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है, इसका मिनिमल के ऊपर चर्चा करो। मिनिमल मेरे पास एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स रेज़ टू द पावर 4 हो सकता है। तुम बोलो सर एक्स रेज़ टू द पावर 5 भी हो सकता है। बेटा बात बिल्कुल सही है कि मिनिमल पॉलिनोमियल एल्हेनिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक डिवाइडर तुम्हारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक्स रेज़ टू द पावर जब तुम 5 लोगे, तुम्हारी डिग्री तो 4 से बड़ा हो गया, तुम्हें तो 4 तक जाके रुकना है ना। तुमने यदि x इक्वल्स टू मिनिमल पॉलिनोमियल को तुमने यदि x ले लो तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन x ही होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है। दैट मीन्स मैं x, मानो तुम्हारे फ्रेंड ने आके एक्स स्क्वायर ले लिया तो उनके पास ऑप्शन ए गलत आ रहा था। गॉट इट? तो आंसर तो यूनिक आना चाहिए ना, दैट मीन्स ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि ये भाई साहब मेरा x ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मिनिमल पॉइंट मेरा एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। यदि मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर हो गया तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर हो गया तो मैट्रिक्स उसको एंजॉय करेगा, तो टी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, लेकिन टी नॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होता है लिस्ट डिग्री, लिस्ट मोनिक पॉलिनोमियल, राइट? ठीक है ना, तो टी नॉन जीरो होगा लेकिन टी स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे भी वही है कि मेरे पास टी स्क्वायर ही होगा, इसका गारंटी कौन दिया? कोई नहीं दिया। दैट मीन्स ये भी गलत है कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल मेरे पास टी स्क्वायर ही होगा, इसका तो कोई गारंटी मेरे पास नहीं था। दैट्स वाई ये भी मेरे पास गलत है। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि टी स्क्वायर नॉन जीरो बट टी क्यूब जीरो, यहाँ पे भी सेम बात कि मेरे पास टी क्यूब जीरो माने मिनिमल मेरे पास टी क्यूब है, मतलब एक्स क्यूब है। मिनिमल मेरे पास एक्स क्यूब ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे पास टी रेज टू द पावर 4 जो है वो हमेशा जीरो होगा, मैं चाहे कुछ भी ले ले। तो दैट्स वाई ये मेरे पास सही है, क्योंकि तुम ध्यान दो
मैंने मानो मिनिमल पॉलिनोमियल का एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू द पावर 4, यही चारों पॉसिबिलिटी था ना। अच्छा, मैंने मानो कि यही ले लिया मिनिमल पॉलिनोमियल। मैं यदि यही मिनिमल पॉलिनोमियल ले लेते तो भी मेरे पास एक्स रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0 होता, यानी कि टी रेज टू द पावर 4 इक्वल्स, जो कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स एंजॉय करता है। मैंने यदि ये ले लिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो एक्स रेज टू द पावर 4 भी तो 0 होगा। एक्स रेज टू द पावर यहाँ से भी 4 0 होगा, और तो खुद है ही। तो एक्स रेज टू द पावर 4 को 0 होना हर केस में यहाँ पे फिक्स हो गया। तो टी रेज टू द पावर 4 ऑलवेज 0 होगा, लेकिन यहाँ पे टी क्यूब जो है, टी क्यूब नीड नॉट बी 0, ये हो सकता है। मैंने मानो ऐसे ले लिया कि 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, यस। तो मेरे पास टी रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0, बट टी क्यूब नॉट इक्वल्स टू 0, करके देखो। क्लियर है बेटा? सो दैट्स वाई मेरे पास ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब, अदर्स ऑप्शन आर इनकरेक्ट। क्लियर है बेटा एवरीवन? जल्दी बोलो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, ठीक है ना। यूट्यूब में भी मैंने बता दिया था फॉर्मूला, एस्टेब्लिश भी कर दिया था। तो इसको अभी फिलहाल के लिए एक बार फिर से तुम लोग इसको निकालो फॉर्मूला को, ठीक है। ये मैं करने से पहले मैं बता दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दिसंबर सेशन के लिए। मैं लिख देते हैं, फॉर दिसंबर 2025, ये मेरा प्रिडिक्शन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन में यूज किया गया कॉन्सेप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। करो सभी, करो।
चलो। ओके, ठीक है। आ, देखो, इसका आंसर ए एंड बी में से आ रहा है। तो ए एंड बी का जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब आधा आधा हो गया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ परसेंटेज, जो मुझे लग रहा है ना। तो ये होगा या बी होगा? क्या होगा इसका आंसर? बाकी बताओ। बाकी कोई हो यहाँ पे जिसको ये नहीं हुआ है? बेटा क्लास में ये हो गया था। क्लास में इसका प्रूफ भी मैंने कर दिया था। चलो, क्लास में इसका प्रूफ भी मैंने कर दिया था। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट रिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है, राइट। यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, बोला जा रहा है थीटा यहाँ पे इसके अंदर है। लीनियर मैप सेंस वेक्टर वी टू द रिफ्लेक्शन यहाँ पे थ्रू द लाइन ये एंड कॉस थीटा साइन थीटा, सही है। अभी टी जो है स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये क्या होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ले रहा है लाइन जो कि 0 0 एंड cos थीटा sin थीटा से पास हो रहा है, ऐसे लाइन से ये रिफ्लेक्शन ले रहा है, राइट। अच्छा, अभी देखो, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा, मेरे पास cos थीटा sin थीटा एंड 0 मतलब ये लाइन के अकॉर्डिंग इसका रिफ्लेक्शन ले रहा है। तो मेरा फर्स्ट टास्क होगा कि मैं पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल ले। इज इट क्लियर? ठीक है ना। मेरा फर्स्ट टास्क होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन को मैं निकाल ले, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल गया मेरे को, तो मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स निकालना तो कोई कठिन टास्क नहीं होगा, है कि नहीं? ठीक है। तो मैं पहले ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। ध्यान से देखो, इस लाइन, ये जो मैंने लाइन को खींचा है, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्शन चल रहा है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं निकालेंगे टी ऑफ एक्स वाई ए बी। तो मेरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे मानो एक्स वाई है। अच्छा, ये जो लाइन है, पहली बात तो ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना। थीटा एंगल, ये थीटा एंगल पे है। जो लिख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाद में जाके दिक्कत हो सकता है, ठीक है। थीटा एंगल पे है, सही बात है। तो मैं एक्स वाई को ए बी पे भेज रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, राइट। मतलब इस लाइन में मानो एक ऐसे 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 करके एक ऐसे ऐसे करके एक मिरर टाइप है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके मिरर टाइप। तो इस लाइन पे ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है। तो जब इस लाइन पे ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ, थोड़ा सा मैं आउटलाइन बना लेते हैं। हाँ, कुछ इस जगह में आएगा इसका रिफ्लेक्शन। तो यही तो मेरा ए बी है, सही बात है। तो मैं यहाँ पे एक चीज ध्यान से देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो एक्स वाई है, ये मेरा इसके साथ ये मेरा यदि आर हो जाए, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से देखो, आ, ये जो है ये मेरे पास अल्फा एंगल करके रखा है, मैं नाम देते हैं अल्फा सुविधा के लिए। हम्म। तो ये मेरे पास एंगल क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। अच्छा, फाइन। और मैं यदि यहाँ पे ऐसे करे, तो मेरे पास यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये भी मेरे पास थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो मैं यदि अभी यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल को देखें, तो ये कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, कौन बताएगा? कंप्लीट एंगल, यस। यहाँ पे देखो, या से या तक ये एंगल एंड ये एंगल दो बार आया है, उसके साथ अल्फा बाद में ऐड हुआ है, राइट।
तो यानी कि मेरे पास ये हो जाएगा थीटा थीटा ऑफ माइनस अल्फा थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल, तो मेरे पास टू थीटा सही है, ठीक है, माइनस अल्फा। तो ये मेरा कंप्लीट एंगल है, टू थीटा माइनस अल्फा, सही है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने ना जो एक्स वाई लिया है, इसको मैं पोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा, वाई इक्वल्स टू आर साइन अल्फा, मैं इसको पोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा बेटा एक बात बताओ, मेरे को तो चाहिए क्या है, ए भी चाहिए, तो मेरे पास ए क्या हो रहा है। मैं यदि इसको थोड़ा सा जियोमेट्री यूज करे क्लास 11-12 का, मैं यदि यहाँ पे 11-12 का जियोमेट्री यूज करे, तो ए बी में ए मेरा बेस है, और बेस मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस गिव्स यू, यहाँ पे बेस ए है, हाइपोटेनियस यहाँ पे आर है, तो इट गिव्स यू कॉस, ये एंगल कंप्लीट, राइट। तो कॉस टू थीटा माइनस अल्फा, यानी कि ए तुम्हारे पास हो गया आर कॉस टू थीटा माइनस अल्फा, ऐसे करके ये हाइट बाय हाइपोटेनस गिव्स यू साइन, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास बी क्या हो जाएगा, आर साइन टू थीटा माइनस अल्फा। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दो, ए आर कॉस ए कॉस बी प्लस आर यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है, साइन ए साइन बी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आर कॉस अल्फा, ये क्या होता है, आर कॉस अल्फा होता है एक्स, आर साइन अल्फा होता है वाई। तो मैं यहाँ पे लिख देते हैं ना कि ए जो है, ए मेरे पास हो गया एक्स आर कॉस अल्फा कॉस टू थीटा आर साइन अल्फा, ठीक है। ऐसे करके मैं यदि बी को निकाले, बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फटाफट से बोलो, बी हो जाएगा मेरे पास आर साइन ए, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस सॉरी माइनस आर कॉस ए साइन बी। तो आर कॉस थीटा आर कॉस अल्फा गिव्स यू एक्स, राइट। तो यहाँ पे बी हो जाएगा एक्स साइन टू थीटा माइनस वाई कॉस टू थीटा। बस हो गया क्वेश्चन, तुम्हारे पास टी ऑफ एक्स वाई कहाँ पे जा रहा है, वही तुम्हें ढूंढना था, ठीक है। और ये तुम्हारे पास निकल गया, आ गया एक्स कॉस टू थीटा प्लस वाई साइन टू थीटा एंड एक्स साइन टू थीटा माइनस वाई कॉस टू थीटा। अभी तुम्हें यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस बैठाओ, फिर मैट्रिक्स निकालो, ये बहुत ही इजी टास्क हो गया अभी। तो मैं यहाँ पे जब स्टैंडर्ड बेसिस बैठाएंगे टी ऑफ 1 0, तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉस टू थीटा साइन टू थीटा 1, एंड ये बैठाएंगे तो मेरे पास साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा। तो मेरे पास मैट्रिक्स हो जाएगा स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में कॉस टू थीटा साइन टू थीटा, मतलब इसको तुम यहाँ पे कॉस टू थीटा इंटू E1, ठीक है ना, ऐसे जैसे तुम लिखते हो तुम्हें तो पता ही है, 0 × 1, तो ये क्या होता है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कॉलम में आता है, कोएफिशिएंट कॉलम में आता है, ठीक है ना, कोएफिशिएंट कॉलम में आता है, यानी कि मेरे पास ऐसे, एंड यहाँ पे साइन टू थीटा नेगेटिव कॉस टू थीटा। अभी यहाँ पे आंसर देखो कहाँ पे मिल रहा है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव,
देखो, पहली बात तो थीटा से आई ही नहीं, थीटा को पहले भगाओ। थीटा से आए से 2 थीटा से आए थे, एंड पॉजिटिव 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 नेगेटिव था। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये गलत है, ये सही है। पॉजिटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। हाँ वही तो है मेनली, मैं तो वही बताया ना कि ये तो क्लास में हो गया था। ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट जो मैंने क्लास में सिखाया था वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने सिखाया था फॉर्मूला को ही यहाँ पे दे दिया। जो फॉर्मूला रीड करके गए या याद करके गए उसको करने में 10 सेकंड भी नहीं लगे। क्लियर है? कोई हो यहाँ पे जिसको क्लियर नहीं है? एनीवन? कोई हो यहाँ पे? हाँ, फॉर्मूला याद है तो 10 सेकंड में ही हो जाएगा तमन्ना। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से बोलो। बढ़े? चलो फाइन, करो ये क्वेश्चन को। चलो टाइम शुरू हो गया है, फटाफट से करो। करो। चलो फाइन, देखो कैसे करें इसको। रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, इसका मतलब ये है कि इसका ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अच्छा वेरी गुड। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रेस ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अभी यहाँ पे सभी ए के लिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है वो तुम्हें यहाँ पे बताना है, राइट। अच्छा फाइन, देखो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स, ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। बेटा ट्रेस एंड आइगन वैल्यू के अंदर जो रिलेशन होता है वो होता है मेरे पास, ट्रेस होता है λ1 प्लस λ2 प्लस डॉट 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 लैम्डा एन, एंड डिटरमिनेंट होता है λ1 λ2 डॉट 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 लैम्डा एन का प्रोडक्ट। बात यहाँ पे ऐसे है कि दोनों यहाँ पे इक्वल है, दोनों यहाँ पे इक्वल है, राइट। अच्छा फाइन, बेटा मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि पॉजिटिव है, आइगन वैल्यू सब पॉजिटिव, तो आइगन वैल्यू सब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के ऊपर में एम एंड जीएम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, मैं यदि यहाँ पे यूज करे
तो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा n अपॉन n। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n रेज टू द पावर 1/n। अच्छा, इसको ऐसे लिखो, ठीक है, सुंदर लगेगा देखने में। तो ये जो है, ये तो मेरे पास ट्रेस ऑफ है। देखो मैं एक बात बता दूं, ये मैंने अप्लाई इसीलिए कर पाया क्योंकि सभी यहाँ पे पॉजिटिव था। यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनिट का भी रोल है बेटा। पॉजिटिव डेफिनिट मतलब ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। एम जी एम पॉजिटिव है तभी जाके अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होने पर ना, यहाँ पे ना क्या हो जाता है पता है, ये स्क्वायर रूट जो है कॉम्प्लेक्स पे जाने का संभावना यहाँ पे आ सकता है, इसीलिए। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि ये मेरा ट्रेस ऑफ ए अपॉन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 1/n। क्वेश्चन में दे रखा है ट्रेस ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपस में इक्वल। तो ट्रेस की जगह में मैंने डेट लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 1/n। 1/n दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बोथ साइड में ना एन कर दो, ठीक है, पावर में। तो तुम्हारे पास क्या मिल गया सर, तुम लोग सर मेरे पास मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। मैंने इसको नीचे लेके आ गया। नीचे क्यों लेके आ गया, क्योंकि ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनिट है। पॉजिटिव डेफिनिट दैट मींस ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई डिटरमिनेंट जो डिटरमिनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉजिटिव इनटू डॉट 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 इनटू पॉजिटिव गिव्स पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। यानी कि तुम्हारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू n रेज़ टू द पावर n, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू n रेज़ टू द पावर n/n-1। बस ऑप्शन सी सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी सही है तो ऑप्शन ए तो गलत होगा ही। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी के लिए देखो, वैसे तो ये गलत हो रहा है, तो मेरी फिर भी एग्जांपल चाहिए, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी के लिए ये ले लो एग्जांपल। ट्रेस तुम्हारे पास 4, ठीक है, एंड एन तुम्हारे पास ट्रू क्रॉस ट्रू। तो 4 कब से 2 से छोटा हो गया, दैट मीन्स ये नहीं होगा। ऐसे ही करके मैं यदि यहाँ पे ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आइगन वैल्यूज क्या क्या मिलेगा, 2 एंड 2, दैट मीन्स ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? 31 स्टूडेंट्स तो फटाफट से बोल दो क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके ओके, ऑलराइट। अच्छा ठीक है। अच्छा, सेशन अच्छा लग रहा है ना, सेशन में बेनिफिट्स मिल रहा है ना सबको, फटाफट से बोल दो। ये सेशन में बेनिफिट्स मिल रहा है। मैं 5 लेक्चर लेंगे, मैं सोच रहा हूँ लिनियर का 2 लेक्चर हो गया, और 2 लेक्चर, ठीक है, और 2 और 3 लेक्चर लेंगे, ठीक है ना, और 3 लेक्चर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का भी महा रिवीजन लेना है, ठीक है। तो और 3 लेक्चर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स शुरू करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। और 3 क्योंकि आज है 6 तारीख, 18 को एग्जाम है, 16 तारीख तक महा रिवीजन कंटिन्यू करते हैं, तो हाथ में है 10 डेज। 10 डेज में और 3 दिन चला गया अपना लीनियर में, बचा रहा 7 डेज। 7 डेज में मैं 3 दिन कॉम्प्लेक्स में देंगे, तो बचा रहा 4 दिन। 4 दिन में कुछ प्लानिंग वगैरह बताएंगे, किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है रिवीजन के टाइम पे, शॉर्ट नोट में कौन कौन सी चीज़ें को थोड़ा सा मतलब हाईलाइट करके जाना है, ठीक है ना। इस सब को लेकर थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में किस तरीके से हम प्रेशर को मतलब ये करें, उसको कंट्रोल में रखें, ठीक है। एग्जाम हॉल का प्रेशर को, इस सब को लेकर थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, ठीक है ना। और बीच में एक दिन हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन का एक लेक्चर और ले लेंगे। ये अपना प्लानिंग है अभी, ठीक है। एवरीवन इस प्लानिंग में कोई चेंजेस तो नहीं है ना, कोई चेंजेस तो करने की जरूरत नहीं है। पीडी का मान रिविजन बाकी है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, और 3 क्लासेस लेंगे मैं लिनियर के ऊपर। ओके चलो ठीक है, एकदम सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फाइन, चलो करो फटाफट से, 2 मिनट्स टाइम है इसके ऊपर। मैं माइक को थोड़ा सा म्यूट कर रहा है, चलो करो फटाफट से करो, फटाफट से करो।
कि ठीक है, देखो यहाँ पे इसको करिए कैसे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो मेरे पास इसको पहले हटाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो दे रखा है टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखा है अच्छा मैंने एक से लिख दिया ना, अच्छा उन्होंने टी से दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल का नाम उसने चेंज कर दिया। तो ये दे रखा है टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी, सही बात है। तो बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ये दे रखा है टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी, यानी कि टी को कॉमन लेके टी क्यूब माइनस 1, यानी कि टी माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, यानी कि टी टी माइनस 1 टी माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो मैं जो तुमसे पूछे कि बेटा तुम मुझे ए का आइगन वैल्यूज जो है वो मुझे बताओ, एक मिनट में चेक कर लेते हैं यहाँ पे। आ, हाँ ठीक है, देखो मैं यदि टी का आइगन वैल्यूज की मैं यदि बात करें तो यहाँ पे मेरे पास आइगन वैल्यूज हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिफिकेशन का बात करेंगे क्योंकि रियल के ऊपर है फील्ड, तो ये ध्यान दो मेरे पास रियल वेक्टर स्पेस के ऊपर चल रहा है फील्ड, मेरे पास कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना होगा, रियल ही होगा। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्सिफिकेशन जो एक्सटेंडेड जो ये होता है कॉम्प्लेक्सिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, उसका मैं आइगन वैल्यू की बात करी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा 0 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये यदि मेरा ए का आइगन वैल्यू हो जाए तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा। देखो लैम्डा यदि आइगन वैल्यू हो जाए ए का तो इसका डेफिनेशन ये कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वी सच दैट ए लैम्डा सॉरी हाँ ए वी इक्वल्स टू लैम्डा वी। मैं यदि बोथ साइड पे ए मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर वी इक्वल्स टू लैम्डा ए वी, एंड ए भी माने लैम्डा स्क्वायर भी। तो लैम्डा स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू। तो 0 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यदि ए का आइगन वैल्यू हो जाए तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 ओमेगा का स्क्वायर, ओब्वियसली यहाँ पे 1 का स्क्वायर था मैंने नहीं लिखा, एंड ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ओमेगा 4 माने ओमेगा। तो ये तो घूम फिर के वही आ गया ना, इसी का ही आ गया। तो मेरे पास ये जब आइगन वैल्यू निकल के आ गया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा। तुम लोग शायद जो रूट्स है इसको हम ऐसे करके लिखेंगे टी माइनस 0 टी माइनस 1 टी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी माइनस ओमेगा, यानी कि सर ये घूम फिर के मेरे पास आ गया टी माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि टी माइनस 1 यहाँ पे तो टी क्यूब माइनस 1 यानी कि टी रेज टू द पावर 4 माइनस टी। और ये जो है ये मेरा सेम एज यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ए हो गया तो बी कैसे होगा, सी कैसे होगा, नन ऑफ द अबव। अरे यहाँ पे तो ऑप्शन ए मिल ही गया ना, समझ में आ रहा है सबको। सी सी लिख दो फटाफट से, सी सी एवरीवन सी सी, ऑल राइट चलो ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, चलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है ये, करो, टाइम शुरू हो गया है, फटाफट से करो। ओके
ओके, बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते तुम लोग, समझ रहे हो? बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लास्ट में मैं ना चिल्ला चिल्ला के बताया इसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते, सबका आंसर गलत है। बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते। एग्जाम का अभी अम, मतलब आज है 6 तारीख, 6 जनवरी। एग्जाम होगा 18 जनवरी, सॉरी 6 दिसंबर, एग्जाम होगा 18 दिसंबर, राइट? तो हाथ में 10 डेज भी नहीं है। ठीक है, और रिवीजन का ये हालत है, बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते। मैं चिल्ला चिल्ला के बताया कि ऐसे नहीं होता है। ठीक है, नील आइगन वैल्यू, ओनली आइगन वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स ये नील पोटेंट है। ओनली आइगन वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स ये नील पोटेंट है। मैंने बताया था ये नील पोटेंट है आइगन वैल्यू जीरो होने पर। यहाँ पे वेक्टर स्पेस को तो देखो, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। मैंने वहां पे मार्क कर दिया था। हाँ, आइगन वैल्यू जीरो मिल गया और तुम लोग यहाँ पे बोलना शुरू कर दिए कि सर नील पोटेंट है। आइगन वैल्यू जीरो इंप्लाई करते हैं नील पोटेंट है ऑलवेज। फाइनाइट डायमेंशन हो तो बात अलग है, इनफाइनाइट डायमेंशन में ऑलवेज इंप्लाई करता है ये। तो ए क्यों टिक किया तुम लोग? हाँ, इतना पता है तो ए क्यों टिक किया? तौफिक, आभी, शिव प्रकाश, दीपक, दीपिका, एमडी सोएब। थोड़ा सा आवाज आ रहा है, वेट करो, मैं माइक को म्यूट कर रहा है। एग्जाम में जाके लिख ये लिख के आओगे, सॉरी सर। हाँ, आइगन वैल्यू जीरो इंप्लाई करता है नील पोटेंट। मैं क्या बताए, मैं चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बताया क्लास में कि नहीं करता है बेटा, और ये क्वेश्चन करवाया भी था उस दिन। कोई फायदा नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है, तुम्हें तो वही गलती करना है। जो सही लगे करो। ठीक है, एग्जाम के 10 दिन पहले भी ये बात बताना पड़ रहा है मेरे को कि ऑल आइगन वैल्यू जीरो नीड नॉट इम्प्लाई कि नील पोटेंट। जब जब तुम इनफाइनाइट को लेके काम करोगे, फाइनाइट हो तो दैट्स गुड, इनफाइनाइट को लेके काम करोगे तब ऐसे होता है। ये मेरे को एग्जाम के 10 दिन पहले बोलना पड़ रहा है ना, कितना बुरा दिन मेरे को आ गया अभी। ठीक है, मैं वही सोच रहा हूँ। चलो, कर देते हैं। मैं मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है आर, यहाँ पे आर एक्स ये डिनोट करता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट, यहाँ पे डिग्री जो है, डिग्री का कोई ऐसे रुकावट नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, ऐसे करके 3 मिलियन डिग्री का भी पॉलिनोमियल आएगा, ऐसे करके 3 बिलियन डिग्री का भी पॉलिनोमियल आएगा। लेकिन उसका कोएफिशिएंट को रियल होना चाहिए बस, सभी आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट डायमेंशनल हो गया। एंड ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है टी ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ डैश, ऐसे दे रखा है। तो इट इज अ पॉलिनोमियल, पहली बात तो ये एफ जो है ये कलेक्शन बन रहा है पॉलिनोमियल का, मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल, सभी पॉलिनोमियल। मैं पकड़ लेते कि हाँ इसका एक आइगन वैल्यू मिलेगा लैम्डा, तो लैम्डा यदि आइगन वैल्यू है तो देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर वी। ऑब्वियसली ये मेरा पॉलिनोमियल ही होगा क्योंकि तुम काम ही कर रहे हो पॉलिनोमियल के ऊपर। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर वी सच दैट क्या हो जाएगा, टी ऑफ एफ इक्वल्स टू लैम्डा एफ। यानी कि मेरे पास यहाँ से मिल जाएगा
टी ऑफ एफ माने एफ डैश इक्वल्स टू लैम्डा एफ, यानी कि यहां से मिल जाएगा एफ डैश बाई एफ इक्वल्स टू लैम्डा, यानी कि यहां से मेरे को मिल जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। ठीक है, प्लस सी होगा ओबियसली। अच्छा, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स प्लस सी। अच्छा, इसको ऐसे लिखो ना भाई, ई रेज टू द पावर सी, ई रेज टू द पावर सी को ऐसे लिखो ना, कांस्टेंट। तो मेरे पास ये मिल गया, लेकिन मेरे पास ये जो भी मिला पॉलिनोमियल मिला नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल एफ होगा पॉलिनोमियल, क्योंकि ये मेरे पास पॉलिनोमियल का सेट से आ रहा है, होगा तो पॉलिनोमियल, लेकिन जो मिला ये पॉलिनोमियल है नहीं। तो इसको पॉलिनोमियल होने के लिए तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट स्ट्राइक होगा सर ए को ही हम जीरो कर देते हैं, तो हाँ सर जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है कि तुमने ए को नॉन जीरो लेके रखो, तो ए जीरो तुम नहीं कर सकते। तो ए यदि जीरो ना करो तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पे इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जीरो नहीं हो सकता, लेकिन एक्सपोनेंशियल वन तो हो सकता है। एक्सपोनेंशियल यदि वन हो जाए तो तुम्हारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल को वन करने के लिए मेरे को लैम्डा इक्वल्स टू जीरो करना पड़ेगा। जब मैं लैम्डा इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए, एंड इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होने के कारण मेरे पास ये एक आइगन वेक्टर बन गया, और ये आइगन वेक्टर बन गया मेरे पास लैम्डा, मैंने आर्बिट्ररी लैम्डा जो है आर्बिट्ररी आइगन वैल्यू लिया था, और वो आर्बिट्ररी आइगन वैल्यू और कोई नहीं, वो मेरे पास लैम्डा इक्वल्स टू जीरो ही है। तो जीरो के अलावा और कोई भी आइगन वैल्यू मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जीरो के अलावा कोई भी आइगन वैल्यू ले ले, मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल जो पोर्शन है ये उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, और एक्सपोनेंशियल जब तक रहेगा तब तक मैं उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। Got it, beta? That's why lambda equals to is the one and only eigenvalue of that given transformation. यानी कि मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे, मैं पेज को इरेज करेंगे अभी, यानी कि मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट की मैं यदि बात करें, स्टेटमेंट टू यहाँ पे ये सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू को गलत बताने वाला इसको हटाओ, इसको हटाओ। गॉट इट एवरीवन? अभी मैं बात करते हैं नील पोटेंट लेके, क्या ये नील पोटेंट होगा? आइगन वैल्यू सर जीरो है तो नील पोटेंट होगा ही। ये बहुत सारे बच्चे का डाउट है, मैंने क्लास में बहुत बार बताया लेकिन कुछ फायदा मिला नहीं मुझे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्या पता फायदा मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं, लास्ट एक बार सुन लो कि तुम यदि फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर काम करो तो जीरो आइगन वैल्यू इंप्लाई करेगा नील पोटेंट। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनाइट डायमेंशन, लेकिन जब तुम इनफाइनाइट डायमेंशन पे काम करोगे तब ये नीड नॉट, इनफाइनाइट पे नीड नॉट, इनफाइनाइट पे नीड नॉट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट है तो यहाँ पे हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि ये मेरा नील पोटेंट होगा। मैं ये पकड़ लेते हैं, अभी मैं उसका एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल जो है वो यही है कि ना भी हो सकता है, उसका काउंटर एग्जाम्पल यही है कि मैं पकड़ लेते हैं कि ना भाई वहां पे ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरा नीलपोटेंट होगा, मैं पकड़ लेते हैं कि हाँ ये नीलपोटेंट होगा। तो नीलपोटेंट होगा तो उसका इसका क्यों एक इंडेक्स भी मिलना चाहिए, मैं पकड़ लेते कि हाँ इसका इंडेक्स है टी रेज टू द पावर के इक्वल्स टू जीरो, नीलपोटेंट है। तो के है इंडेक्स, के यदि इंडेक्स है इसका मतलब क्या है, के यदि इंडेक्स है इसका मतलब क्या है कि के से कम कोई भी इंटीजर के लिए नॉन, यहाँ पे नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा। अभी मेरे पास टी क्या कर रहा है, टी कर रहा है डेरिवेटिव, टी कर रहा है डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दिया उसने। जब मैं सेकेंड टाइम टी को बैठाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको दो बार डेरिवेटिव करेगा। जब मैं तीन बार बैठाएंगे तब ये क्या करेगा, इसको तीन बार डेरिवेटिव करेगा। ठीक है, ऐसे करके चलता हुआ जाएगा। बात आ रहा है समझ में बेटा? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे करके डेरिवेटिव चलता हुआ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अभी मैं ना काम करते हैं, मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए बेटा एक बात बताओ, तुमने मानो एफ को ले लिया, ए नॉट ए वन एक्स
a2x को जब तुम फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, मतलब जब तुम t बैठाओगे फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, तो तुम्हारे पास क्या होगा, a1 प्लस 2a2x। जब तुम सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तब तुम्हारे पास 2a2x। जब तुम थर्ड डेरिवेटिव करोगे तब तुम्हारे पास 0। ठीक है, यानी कि तुम जो भी डिग्री का पॉलिनोमियल लोगे उसके ठीक नेक्स्ट डिग्री का जो तुम डेरिवेटिव करोगे, जैसे कि मैंने 2 लिया था, जैसे कि मैंने 2 लिया था, 3 पे जाके वो 0 हो गया। क्लियर, 3 पे जाके वो 0 हो गया। बोलो हाँ या ना। हम्म, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने यहाँ पे कुछ, बोल दो। 3 पे जाके 0 हो गया, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये जो है ये टी रेज़ टू द पावर के। ठीक है, मतलब के जो है के इसका इंडेक्स है, यानी कि मैं एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। मानो मैंने पॉलिनोमियल ले लिया एफ एक्स को ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट 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 ए के माइनस वन एक्स रेज टू द पावर के माइनस वन, मैंने भी ऐसे ले लिया। तो मेरे पास टी रेज टू द पावर के एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि एक का कम है, और जो कम होता है वो मेरे पास ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर। लेकिन एक चीज तुम नोटिस करो, मेरे पास ये जो सेट है आर एक्स, इसके अंदर केवल यही ऑर्डर तक तो डिग्री तक मेरे पास पॉइंट नहीं है। इससे नेक्स्ट जो डिग्री है, जैसे के है, के प्लस वन है, के प्लस टू है, के प्लस है, सभी ऑर्डर का डिग्री का पॉइंट मिला है ना। तो उन केस में तो ये 0 नहीं होगा। मैं उदाहरण के रूप से मैं यदि तुमसे बोले कि तुमने मानो के को ले लिया 3, कि भाई इसका इंडेक्स है 3, मुझे नहीं पता क्या है, मैं तुम्हें समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि मानो इसका इंडेक्स है 3। तो मैं टू ऑर्डर का पॉलिनोमियल लेंगे, मानो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। तो जब मैं टू ऑर्डर का पॉलिनोमियल लेंगे तब इट्स गुड कि ये जो है ये मेरा 0 करेगा। लेकिन इसके अंदर केवल टू ऑर्डर तक पॉलिनोमियल थोड़ी ना है, इसमें 2 मिलियन का भी पॉलिनोमियल है। तो मैं जब यहाँ पे के को मैंने जब 3 ले लिया, तो मेरे पास मैं यदि इसको डॉट 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 मैं यदि ए 10x रेज़ टू द पावर 10 करे, अभी तुम यहाँ पे टी रेज़ टू द पावर 3 एफ इक्वल्स टू 0 करके दिखाओ, नहीं होगा क्योंकि तुमने 10 ऑर्डर कर लिए हो। दैट मीन्स एटलीस्ट, और कुछ हो सामने ना हो, एटलीस्ट ए 10 तो नॉन जीरो होगा ही हो, क्योंकि तुमने 10 ऑर्डर कर लियो, दैट मीन्स उसका कोई भी तो नॉन जीरो हो गई। तो ये तो कभी संभव नहीं है। ऐसे कोई के तुम ढूंढ के भी नहीं ला पाओगे। तुम्हें जो भी पॉलिनोमियल के लिए तुम्हें एक ऐसे के तुम्हें दिखने में लगेगा ना, उससे एक डिग्री और बढ़ा दो, उसके जो है उसके तुम्हें नॉन जीरो दे देगा। तो ऐसे के मिलना पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन क्लियर है बेटा? तो ऐसे के मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ऐसे के ही मिलना पॉसिबल नहीं है तो मैं इनपुट कैसे बताएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? दैट मींस ये नीलपोटेंट जो है ये डिस्कार्ड हो गया, नीलपोटेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सर समझ में तो सब कुछ आता है, लेकिन करने के लिए भूल जाते हैं, रिविजन नहीं करते हैं। कैसे होगा बेटा ऐसे? ऐसे कैसे होगा? क्लास में भी लिखे थे, अभी भी लिख लो। लिख लिख के बस नोटबुक ही भर जाएगा, लेकिन बात नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? जब तक दिमाग में नोट नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगा। जब तक दिमाग में नोट नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगा, बस नोटबुक ही भर जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था, चिल्ला चिल्ला के डिस्कस किया था, लेकिन कुछ आउटपुट मिला नहीं। अभी लास्ट मैंने डिस्कशन कर दिया, देखते हैं एग्जाम में आउटपुट मिलते हैं कि नहीं। और ये जगह से इस बार मैं प्रेडिक्शन लगा सकता, ये जगह से इस बार क्वेश्चन पूछने का संभावना 80% है। क्योंकि टीआईएफआर पूछने के बाद 2022 में टीआईएफआर ये क्वेश्चन पूछे थे, 2022 में टीआईएफआर पूछने के बाद 2025 3 साल का गैप है। ठीक है, 2022 में दिसंबर में पेपर हुआ था, अभी भी दिसंबर में पेपर हो रहा है, 3 साल का गैप है। इस जगह से क्वेश्चन हिट करने का संभावना बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं पेपर एनालाइज करके जो एक्सपीरियंस है मैं उनसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। रिवीजन करोगे तभी जाके एग्जाम अच्छा होगा। रिवीजन नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन ही केवल नोट में रहेगा, लेकिन वो नोट का आउटपुट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। वो लेक्चर्स का आउटपुट तभी मिलेगा जब रिवीजन सही से लगाओगे। गॉट इट। सर अगर इंटीग्रल ऑपरेटर रहते तो क्या इम्पोर्टेंट होते। इंटीग्रल ऑपरेटर क्या करते हैं, डिग्री को बढ़ाते हैं। डिग्री को बढ़ाते हैं। अभी तुम मुझे बताओ इंटीग्रल ऑपरेटर होने पर क्या होते। डिग्री तो तुम मानो तुम यहाँ पे बढ़ा दिया, बढ़ा के तो एक जगह में फिक्स कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिनोमियल का जो सेट है ये तो फिक्स नहीं हो रहा है। जैसे तुम्हें देख रहा है कि 2 मिलियन, मानो तुम देख रहे हो, मतलब 2 डिग्री का देख रहे हो, वैसे 2 मिलियन डिग्री का भी तो है। लेकिन तुम जो भी इंटीग्रल वगैरह जो भी करोगे, तुम्हें तो किसी ना किसी जगह पे तुम फिक्स कर दो, जब तुम इंपोर्टेंट बोल रहे हो के पे जाके फिक्स करो, या फिर ऐसे करके जाके तुम फिक्स कर लो। समझ में आ रहा है। ठीक है। एमडी सोएब। ठीक, और भी 3 4 क्वेश्चन था लेकिन मेरा मूड ऑफ हो गया। देखते और कितना क्वेश्चन था। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन था। हाँ, ये एक क्वेश्चन था। अच्छा 2 ही क्वेश्चन था। चलो, आज तो मूड नहीं बन रहा है। ठीक है, टाइम भी हो गया वैसे। चलो ठीक है, मिलते हैं, इवनिंग में मिलते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको, देखते हैं ये जो है, इवनिंग में मिलते हैं। ठीक है, चलो। किसी को कोई डाउट है आज के सेशन में? किसी को कोई डाउट है आज के सेशन में? इवनिंग में, जिस टाइम पे मेरा क्लास होता है 8 बजे से, उसी टाइम पे ही होगा बेटा। किसी को कोई डाउट है? एनी वन, एनी डाउट? चलो, मिलते हैं। टेक केयर। बाय।